नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है जापान के द्वारा की गई एक पहल से, है ना। जापान ने एक घोषणा की है और ये घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जापान ने कहा है कि बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप वह बनाएगा, है ना, अब तक का। कब से? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का वह सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप बनाएगा अपने लिए, है ना। और इस लिहाज से आज की यह चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए इसके हर एक डायमेंशन को हम एक एक करके समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप जापान को एक बार लोकेट कर लें। जब हम जापान की भौगोलिक अवस्थिति समझ लेंगे तो फिर इससे संबंधित जो अन्य पक्ष हैं उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ये जापान के अलग अलग छोटे छोटे द्वीप हैं। ये पूरा का पूरा ये जापान है। इसके सबसे उत्तर में इसका होक्काइडो द्वीप है, इसके बाद होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, और इसके इर्द गिर्द में जो महत्वपूर्ण देश हैं वो हैं चीन, रूस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ठीक है, अब हमें थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि जो जापान ने यह निर्णय लिया है, यह निर्णय किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि से लेकर के चलता हूँ, है ना। इसकी पृष्ठभूमि आप जब समझ लेंगे तो फिर इसको एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकेंगे। होता है ये कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो फिर जापान जो है एक बिखरे हुए देश के तौर पर सामने आता है ना। जाहिर सी बात है कि जब जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम से हमला किया जाता है तो जापान बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान एकदम जो है एकदम अस्थिर हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ठीक है, और उस दौरान जो यहाँ पर संविधान बनता है उस संविधान में अमेरिका का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखता है, और इस संविधान में कुछ बातें कही गई थी, है ना। क्या बातें कही गई थी? इसमें ये कहा गया था कि युद्ध नहीं करना, है ना। अब हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटान, विवाद का निपटान हम बिना युद्ध के ही करेंगे, निपटान शांति से। ठीक है, साथ ही थल, जल या वायु सेना हम नहीं रखेंगे, वायु सेना नहीं रखेंगे। SDF की बात इसमें की गई है। SDF का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस फोर्स, यानी कि आत्मरक्षा के लिए यहाँ पर सेना काम करती है। यहाँ पर एज सच कोई व्यवस्थित मिलिट्री नहीं है भारत जैसे देश की तरह या फिर अमेरिका जैसे देश की तरह, आत्मरक्षा के लिए काम करती है। ठीक है, और इस लिहाज से जो जापान है यह एक शांतिवादी देश के तौर पर जाना जाता है, शांतिवादी देश। लेकिन जब 1945 का समय था उस समय परिस्थितियां अलग थी। आज 2022 से 2023 आगे आने वाला समय अलग रहेगा। इस बीच बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं भू राजनैतिक स्थिति में, है ना, और इस क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर हुए हैं। ठीक है, ये जो परिवर्तन हुए हैं इन परिवर्तनों ने जापान को एक तरीके से विवश कर दिया कि वह इस तरीके से कोई बहुत ही बड़ा फैसला ले, है ना। और इसी के बाद जापान ने लगभग 7 दशक के बाद अपनी सैन्य क्षमता को विस्तारित करने की बात कही है ना। सैन्य क्षमता पर फोकस, और इसी कारण से यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई इतने वर्षों से जापान जहां शांति को महत्व दे रहा था, शांति की पूजा कर रहा था, शांति की बात कर रहा था, अब क्यों आखिर उसने सैन्य क्षमता को व्यापक करने की बात कही है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में हम समझेंगे कि ये जो देश हैं इन देशों के साथ जापान किस तरीके से अपना मत रखता है, अपना पक्ष रखता है।
ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि जो हाल में जापान ने घोषणा की है इसमें क्या बातें कही गई हैं, है ना। पहली बात तो इसमें यह कही गई है कि जीडीपी का 2% विस्तार किया जाएगा सैन्य बजट में, है ना। और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि जो जापान के मित्र देश हैं, जैसे कि नाटो के जो सदस्य देश हैं, उसमें अमेरिका जैसा देश ही है जिसके पास में जीडीपी के 2% से ज़्यादा सैन्य रक्षा में खर्च किया जाता है, रक्षा बजट में खर्च होता है ना। बाकी ब्रिटेन जो है उसमें 3% के लगभग में वो आ चुका है, और इसके बाद जो जर्मनी जैसे देश हैं वो अभी बहुत पीछे हैं। और जापान जो है यहाँ पर कह रहा है कि भाई हम रक्षा बजट में 2% से ज़्यादा अब 2% खर्च करेंगे जीडीपी का। कब तक? तो वर्ष 2027 तक, है ना। लक्ष्य ये 5 साल का रखा है, 5 साल में हम ये जो टारगेट है पूरा कर लेंगे। क्लियर। इसके अलावा इसमें जो एक दस्तावेजीकरण किया गया है वो 3 स्तरों पर किया गया है। कौन कौन से स्तर हैं, कौन कौन से लेवल हैं? इसमें पहला लेवल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रम निर्देश को महत्व दिया जाएगा, है ना। इसके बाद मध्यावधि को अंग्रेजी में मिड टर्म कह सकते हैं, मध्यावधि रक्षा कार्यक्रम की भी व्यवस्था की जाएगी, है ना। ये सब बातें जापान के द्वारा जो हाल में घोषणा की गई है उसमें वर्णित की गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे इसमें और क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि बैलिस्टिक और बैलिस्टिक प्लस क्रूज मिसाइल में बढ़ोतरी, है ना। इसके अलावा काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को विकसित किया जाएगा। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जो जापान के पास में मिसाइल क्षमता है वो मुश्किल से 1000 किलोमीटर तक ही वह मार कर सकता है, लेकिन जब काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को विकसित कर लिया जाएगा तो फिर यह जो क्षमता है और अधिक बढ़ जा सकती है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो शस्त्रागार हैं, शस्त्रागार भंडार, उनको भी बढ़ाया जाएगा, में बढ़ोतरी, ठीक है। ये सब बातें जापान के इस दस्तावेज में, इस घोषणा में वर्णित की गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर फिर से सवाल आ जाता है कि भाई जापान क्यों इस तरीके से कदम उठा रहा है, जापान को ऐसा क्या डर दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि चीन, रूस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये सब जापान के इर्द गिर्द के बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं। उनमें से जो चीन, रूस और उत्तरी कोरिया है, ये नाभिकीय शक्ति से संपन्न देश हैं, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि चीन, रूस, उत्तरी कोरिया, है ना, ये सभी नाभिकीय क्षमता वाले देश हैं, है ना। इसके अलावा हाल के समय में आपने देखा है कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लंबे समय से चल रहा है, और यूक्रेन का साथ कौन दे रहा था? अमेरिका और बाकी जो पश्चिमी देश दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या रूस ने यूक्रेन के अगेंस्ट में युद्ध को रोकने की कोशिश की, नियंत्रित करने की कोशिश की? नहीं, है ना। अमेरिका निश्चित तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन रूस के प्रभाव को, रूस के आक्रमण को अमेरिका रोक नहीं पाया है। तो जापान को इस बात का भी भय है
कि जब यूक्रेन के साथ में अमेरिका और बाकी जो पश्चिमी देश हैं वह कुछ खास यहाँ पर अपनी गतिविधि नहीं कर पाए, तो मेरे तो बगल में ही रूस है ना, और इसके साथ मेरा पहले से भी एक मनमुटाव वाला रिश्ता रहा है। तो हम क्यों नहीं अपनी क्षमता को और व्यापक करें और विस्तारित करें। ठीक है, जहां तक बात आती है चीन की, तो चीन जो है जापान के बगल में ही ताइवान है, और ताइवान पर चीन हमेशा आंखें गड़ाए रहता है ना। जब बीते कुछ महीने पहले जब अमेरिका की राजनेता नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर गई थी, तो आप सबको पता होना चाहिए कि चीन ने उस दौरान बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियां की थी। ठीक है ना। इसके अलावा जब हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया की, तो उत्तरी कोरिया तो अपने आप में एक सनक पसंद देश है ना। कब ये कौन सी मिसाइल छोड़ देगा ये किसी को नहीं पता। बीते नवंबर माह में ही उत्तरी कोरिया ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जो कि जापान से कुछ ही किलोमीटर दूर थी, है ना। तो इन परिस्थितियों के मद्देनजर जापान ने यह निर्णय लिया कि हम अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार करेंगे मौजूदा भौगोलिक और मौजूदा भू राजनैतिक परिस्थितियों के मद्देनजर। ठीक है, तो इस लिहाज से जापान के द्वारा यह निर्णय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहां तक कि अमेरिका जैसे देश ने भी जापान की इस गतिविधि का, इस कदम की सराहना की है। क्लियर। जापान और अमेरिका पहले से भी रक्षा संबंध को मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं, और इन दोनों देशों ने पहले से भी आपस में रक्षा सहयोग किया है। ठीक है ना। तो यहां पर ये चीजें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरी बात, जो रूस है, रूस के साथ में जापान का पहले से भी एक जो मनमुटाव चलता रहता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की, वो यहाँ पर आप एक मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो जापान है, जापान के बगल में ही क्यूरिल आइलैंड है, क्यूरिल द्वीप समूह है, और इस क्यूरिल द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसको लेकर करके दोनों ही देशों के आपस में दावेदारी रहती है। कौन कौन से द्वीप हैं? ये है इतुरूप, या फिर दूसरा है कुनाशिरी, तीसरा है शिकोटन, और चौथा है हाबोमई। ये छोटे छोटे द्वीप हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और इस कारण से इनके बीच में लंबे समय से तनातनी की स्थिति रहती है। वर्ष 1904-05 में भी जापान और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति बनी थी। उस युद्ध में रूस को जापान ने हरा दिया था। उसके बावजूद भी यह जो डिस्प्यूट है, यह विवाद समाप्त नहीं हुआ है ना। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां स्पष्ट तौर पर जाहिर करती हैं कि जापान के द्वारा जो उठाया गया यह कदम है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। इसके अलावा क्वाड में, है ना, क्वाड जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर जाना जाता है, और इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश हैं। और इस लिहाज से जापान अपनी सशक्त भूमिका इस माध्यम से इस क्षेत्र में चाहता है। ठीक है, तो आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जापान जो है इस क्षेत्र में अपना प्रभाव विस्तारित करना चाहता है, और इस लिहाज से इसने अपने सैन्य बजट को, अपने रक्षा बजट को व्यापक करने की बात कही है। ठीक है, आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर एक सवाल आप करने की कोशिश कीजिएगा, इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, जापान ने हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य बजट पेश किया है। जापान और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसके निहितार्थ क्या हैं, है ना। तो जो मैंने आपको बातें बताई, क्यों जापान ने यह निर्णय लिया है, और जो पृष्ठभूमि रही थी वो क्या रही थी, और इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं वो क्या कुछ हैं, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।